नमस्कार। आज हम iOS ऐप डेवलपमेंट की टेस्टिंग की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो खास तौर पर iOS 13 और उसके बाद की जो टेक्निक्स हैं उन पर फोकस करते हैं। देखिए, ऐप बनाना एक बात है, पर यह पक्का करना कि वो हर हाल में सही चले, भरोसेमंद हो और कहीं अपडेट करने पर टूट ना जाए, वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो हमारा मिशन है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना और समझना कि एक सॉलिड, बढ़िया iOS ऐप के पीछे अच्छी टेस्टिंग का क्या रोल है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है कि टेस्टिंग को लोग अक्सर बाद का काम समझते हैं कि कोड लिख लिया, अब चलो टेस्ट करते हैं। पर असल में ये पूरे सफर का हिस्सा है, शुरू से आखिर तक। अच्छी टेस्टिंग सिर्फ बग नहीं पकड़ती, वो भरोसा दिलाती है कि ऐप जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, यूजर को अच्छा अनुभव मिल रहा है और आगे बदलाव करने में भी डर नहीं लगेगा। और इसमें एप्पल का XC टेस्ट फ्रेमवर्क वो एक अहम रोल निभाता है। हम देखेंगे कैसे। तो वहीं से शुरू करते हैं। ये XC टेस्ट फ्रेमवर्क आखिर है क्या चीज? नोट्स बताते हैं कि ये एप्पल का ऑफिशियल टेस्टिंग टूल है ना? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये एप्पल के पूरे इकोसिस्टम के लिए है। iOS, macOS, watchOS, tvOS और अब तो visionOS भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये Xcode के साथ ही आता है, मतलब अलग से कुछ सेटअप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये एक अच्छी नींव देता है। और नोट्स के हिसाब से इससे हम यूनिट टेस्ट्स, UI टेस्ट्स और परफॉर्मेंस टेस्ट लिख सकते हैं। मतलब ये पक्का करने के लिए कि कोड का हर छोटा हिस्सा सही है, ऐप का इंटरफेस ठीक दिख रहा है और ऐप तेज भी चल रहा है। सही कहा। और इसके कुछ कोर हिस्से हैं जो समझना जरूरी है। एक तो है XC टेस्ट केस, ये वो बेस क्लास है जिससे आप अपने सारे टेस्ट बनाते हैं। फिर है assertions, ये फंक्शंस हैं जैसे x XOR true, x XOR equal वगैरह, जो चेक करते हैं कि कोड का नतीजा वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। अगर नहीं तो assertion फेल और टेस्ट भी फेल। अच्छा। और तीसरे हैं सेटअप और टेयर डाउन मेथड्स। सेटअप हर टेस्ट से ठीक पहले चलता है, तैयारी के लिए, और टेयर डाउन हर टेस्ट के बाद, सफाई के लिए। ये टेस्ट को साफ सुथरा रखता है, ऑर्गेनाइज्ड रखता है। ठीक है, तो XC टेस्ट वो बेस हो गया। अब नोट्स में अलग अलग तरह के टेस्ट का जिक्र है, यूनिट, इंटीग्रेशन एंड एंड टू एंड। ये एक पिरामिड जैसा कुछ लग रहा है। इनमें क्या फर्क है? कब कौन सा यूज करना चाहिए? हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर टेस्ट का अपना मकसद है, अपनी जगह है। सबसे पहले सबसे नीचे है यूनिट टेस्ट्स। ये कोड के बिल्कुल छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों को देखते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन या क्लास का एक मेथड, बिल्कुल अलग करके आइसोलेशन में। हाँ। इनका सबसे बड़ा फायदा रफ्तार। ये बहुत तेज चलते हैं और लिखना भी आसान होता है, पर ये अकेले ये नहीं बता सकते कि ये छोटा सा हिस्सा बड़े सिस्टम के साथ मिलकर कैसे काम करेगा। फिर आते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट, ये बीच के लेवल पर है। ये देखते हैं कि ऐप के अलग अलग हिस्से, जैसे मान लीजिए UI और डेटाबेस या दो अलग मॉड्यूल्स, वो एक साथ मिलकर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये यूनिट टेस्ट से ज्यादा रियल वर्ल्ड जैसे लगते हैं, पर हाँ, थोड़े धीमे होते हैं और सेटअप में थोड़ा ज्यादा काम लग सकता है। ओके। और फिर है एंड टू एंड टेस्ट या E2E, ये पिरामिड के टॉप पर। ये पूरे ऐप को वैसे ही चलाते हैं जैसे कोई असली यूजर चलाएगा, जैसे लॉगिन किया, कुछ काम किया, फिर लॉग आउट किया, पूरा फ्लो। ये सबसे ज्यादा भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इनकी कीमत भी है। ये सबसे धीमे होते हैं, लिखने और मेंटेन करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और UI में जरा सा भी बदलाव हो तो ये टूट सकते हैं। तो मतलब एक बैलेंस की बात है, ज्यादा यूनिट टेस्ट्स, फिर कुछ इंटीग्रेशन और बहुत कम E2E टेस्ट्स। नोट्स में XUI टेस्ट का भी जिक्र था, UI टेस्टिंग के लिए। वो E2E का हिस्सा हुआ है ना, जो टैप, स्वाइप वगैरह को देखता है। बिल्कुल। XUI टेस्ट दरअसल UI के नजरिए से E2E टेस्टिंग करने का तरीका है एप्पल के फ्रेमवर्क में। और हाँ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी, उसके लिए मेजर ब्लॉक होता है XC टेस्ट में। ये पक्का करने के लिए कि ऐप स्मूथ चले, रिसोर्स ज्यादा ना खाए। अच्छा, अब नोट्स में एक पैटर्न का जिक्र है अच्छे टेस्ट लिखने के लिए, AAA, अरेंज, एक्ट, असर्ट। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, और ये है भी। ये टेस्ट को बहुत क्लियर और पढ़ने लायक बना देता है। पहला स्टेप है अरेंज, तैयारी।
आप टेस्ट के लिए सारा माहौल सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनपुट तैयार करते हैं या शायद किसी मॉक ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं। दूसरा स्टेप है एक्शन। यहाँ आप वो कोड चलाते हैं जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं, कोई मेथड कॉल करते हैं या कोई प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है। और तीसरा असर्ट, पुष्टि। आखिर में आप एक्सी टेस्ट के असर्शंस यूज करके चेक करते हैं कि जो नतीजा आया वो वही है जो आप उम्मीद कर रहे थे। ये वाकई दिलचस्प है कि ये सिर्फ 3 स्टेप्स नहीं है, बल्कि एक तरह की फिलॉसफी है। बिल्कुल, ये टेस्ट को एक कहानी जैसा बना देता है, पढ़ने में आसान। और जब कोई टेस्ट फेल होता है तो AAA पैटर्न से तुरंत पता चलता है कि गड़बड़ कहाँ हुई, सेटअप में यानी अरेंज, एक्शन में यानी एक्ट, या फिर नतीजे में यानी असर्ट। इससे डीबगिंग बहुत तेज हो जाती है। हर टेस्ट अपने आप में पूरा होता है। ये तो बहुत काम का पैटर्न लगता है, खासकर जब टेस्ट की संख्या बढ़ जाती है। अब एक और टेक्निक जो नोट्स में थी, स्नैपशॉट टेस्टिंग, ये यूआई टेस्टिंग का एक अलग तरीका लग रहा है। ये क्या चीज है? हाँ, स्नैपशॉट टेस्टिंग यूआई पर फोकस करती है, पर थोड़े अलग तरीके से। सोचिए, आप अपने ऐप की स्क्रीन या किसी एक यूआई कंपोनेंट की एक तरह की तस्वीर लेते हैं। ये तस्वीर पिक्सल डेटा भी हो सकती है या यूआई का स्ट्रक्चरल डेटा, और इसे आप एक रेफरेंस के तौर पर सेव कर लेते हैं। इसे कहते हैं रेफरेंस स्नैपशॉट। अच्छा, एक बेसलाइन तस्वीर। हाँ बिल्कुल। अब जब भी आप टेस्ट दोबारा चलाते हैं तो टूल उसी स्क्रीन या कंपोनेंट की एक नई तस्वीर लेता है और उसकी तुलना पहले से सेव की हुई रेफरेंस तस्वीर से करता है। अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पिक्सल बाय पिक्सल या स्ट्रक्चरली, तो टेस्ट पास। अगर जरा सा भी फर्क है, मान लीजिए रंग बदल गया, कोई टेक्स्ट हिल गया, बटन गायब हो गया, तो टेस्ट फेल हो जाता है। ये आपको बताता है कि देखो, यूआई में कुछ अनचाहा बदलाव हुआ है। तो इसका मतलब ये अनजाने में हुए यूआई बदलावों को पकड़ने में बहुत अच्छा है, जिन्हें रिग्रेशन बग्स कहते हैं। जैसे किसी डेवलपर ने कहीं कुछ ठीक किया और पता चला होम स्क्रीन का लेआउट बिगड़ गया। नोट से ही फायदा बता रहे हैं, पर ये थोड़ा नाजुक भी लगता है। अगर सिर्फ एक पिक्सल का फर्क आया तो टेस्ट फेल। क्या ये असल में दिक्कत नहीं देता? टीमें से मैनेज कैसे करती हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और ताकत भी। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव हो सकता है। कभी कभी ओएस अपडेट या रेंडरिंग इंजन में छोटे बदलाव या एंटी एलियासिंग के फर्क से भी स्नैपशॉट फेल हो जाते हैं, जबकि यूजर को शायद कोई फर्क न दिखे। इसे मैनेज करने के कई तरीके हैं। एक तो कुछ लाइब्रेरीज आपको थ्रेशोल्ड सेट करने देती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर फर्क मान लीजिए 1% या 2% से कम है तो इग्नोर कर दो। अच्छा, थोड़ी छूट। हाँ, दूसरा डिवाइस स्पेसिफिक स्नैपशॉट्स। अलग अलग डिवाइस साइज के लिए स्क्रीन डेंसिटी at 2x at 3x के लिए अलग अलग रेफरेंस स्नैपशॉट्स सेव किए जाते हैं। तीसरा, जब आप जानबूझकर यूआई बदलते हैं तो आपको रेफरेंस स्नैपशॉट अपडेट करने पड़ते हैं। ये थोड़ा काम है पर ज़रूरी है। अच्छी लाइब्रेरीज इसमें मदद करती हैं। और चौथा, कई बार पूरी स्क्रीन के बजाय छोटे इंडिपेंडेंट यूआई कंपोनेंट्स के स्नैपशॉट लेना ज़्यादा भरोसेमंद होता है। तो हाँ, थोड़ी मेहनत है, लेकिन यूआई में अनचाहे बदलावों से बचने के लिए ये एक पावरफुल टूल है, खासकर बड़ी टीमों और बड़े ऐप्स में। समझ गया। तो इसे सावधानी से यूज करना होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट डबल्स की तरफ। नोट्स में मॉक्स, स्टब्स और फेक्स का जिक्र है। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। ये हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? टेस्ट डबल्स टेस्टिंग में आपके काफी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, खासकर यूनिट और इंटीग्रेशन लेवल पर। ये असल चीजों की जगह लेने वाले नकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब आपकी डिपेंडेंसीज के नकली वर्जन्स। मान लीजिए आपका कोड नेटवर्क से डेटा लाता है या डेटाबेस में कुछ सेव करता है। टेस्ट करते समय आप असली नेटवर्क कॉल या डेटाबेस ऑपरेशन शायद नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो धीमे हो सकते हैं, इंटरनेट पर निर्भर करते हैं, या हो सकता है हर बार एक जैसा नतीजा ना दे। यही टेस्ट डबल्स काम आते हैं। तो ये डिपेंडेंसीज को हटाकर टेस्टिंग को तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। पर क्या इसका कोई रिस्क है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन नकली चीजों को टेस्ट करके खुश हो जाएं और असल चीज फिर भी टूट जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर अलग अलग तरह के डबल्स का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहला और सीधा साधा है स्टब। जब आपका कोड स्टब से कुछ मांगता है, वो बस एक पहले से तय जवाब दे देता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसे कैसे कॉल किया गया। वो सिर्फ टेस्ट के लिए जरूरी डेटा देने का काम करता है। ओके, बस डमी डेटा। हाँ,
फिर है फेक। ये थोड़ा ज्यादा होशियार है। ये असल चीज का एक चलता फिरता लेकिन सरल वर्जन होता है। जैसे असली डेटाबेस की जगह एक इन मेमोरी डिक्शनरी जो डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सके। इसमें थोड़ी लॉजिक होती है लेकिन ये प्रोडक्शन ग्रेड नहीं होता। काम चलाऊ वर्जन। बिल्कुल। और तीसरा है मॉक। ये सबसे स्मार्ट और सबसे ज्यादा कंट्रोल देता है। ये न सिर्फ स्टब की तरह तय वैल्यू लौटा सकता है बल्कि ये इस बात पर भी नजर रखता है और वेरीफाई करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। आप मॉक को बता सकते हैं कि देखो, मैं उम्मीद कर रही हूं कि तुम्हारा सेव मेथड ठीक एक बार कॉल होगा और वो भी इस खास डेटा के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो मॉक टेस्ट को फेल कर देता है। ये ऑब्जेक्ट्स के बीच के इंटरैक्शन को टेस्ट करने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये जांचता भी है कि कॉल सही से हुआ या नहीं। हाँ, और आपके सवाल पर वापस आए, रिस्क तो है कि आप सिर्फ मॉक्स को टेस्ट करें, इसीलिए सही डबल चुनना जरूरी है। अगर सिर्फ डेटा चाहिए, स्टब ठीक है। थोड़ा लॉजिक चाहिए, फेक ठीक है। पर अगर ये पक्का करना है कि आपका कोड अपनी डिपेंडेंसी से सही तरीके से बात कर रहा है, तो मॉक जरूरी है। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो मकसद है डिपेंडेंसीज को कंट्रोल करना, उन्हें पूरी तरह हटाना नहीं। समझ गया। अब एक और बड़ी चीज, TDD यानी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। नोट्स कहते हैं कि इसमें कोड लिखने से पहले टेस्ट लिखा जाता है। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। क्या इससे डेवलपमेंट धीमी नहीं हो जाती? हाँ, पहली बार सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसका एक खास तरीका है जिसे रेड ग्रीन रीफैक्टर साइकिल कहते हैं। पहला स्टेप, रेड लाल। आप पहले एक छोटा सा यूनिट टेस्ट लिखते हैं उस फंक्शनैलिटी के लिए जो आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि कोड अभी है ही नहीं, ये टेस्ट फेल होगा। लाल बत्ती। ये कदम आपको मजबूर करता है कि आप पहले सोचें कि आपको चाहिए क्या और उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहले जरूरत डिफाइन करना। बिल्कुल। दूसरा स्टेप, ग्रीन हरा। अब आप सिर्फ उतना ही कोड लिखते हैं कम से कम जिससे वो लाल टेस्ट पास हो जाए। हरी बत्ती। इस स्टेज पर कोड सुंदर हो या ना हो, बस टेस्ट पास होना चाहिए। जस्ट पास करने लायक। हाँ। तीसरा स्टेप, रीफैक्टर सुधार। अब आपके पास काम करने वाला कोड है और उसे साबित करने वाला टेस्ट भी है। अब आप बिना डरे कोड को साफ सुथरा बना सकते हैं, डुप्लीकेशन हटा सकते हैं, डिजाइन बेहतर कर सकते हैं। हर बदलाव के बाद आप टेस्ट दोबारा चलाते हैं ताकि पक्का हो जाए कि कुछ टूटा नहीं। टेस्ट आपका सेफ्टी नेट बन जाता है। फिर आप अगली छोटी फंक्शनैलिटी के लिए दोबारा रेड से शुरू करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली साइकिल है। और आपके सवाल का जवाब, क्या ये धीमा है? शुरू में शायद थोड़ा धीमा लगे क्योंकि आप पहले सोच रहे हैं फिर कोड कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय में TDD अक्सर डेवलपमेंट को तेज करता है क्योंकि आपको डिजाइन पर पहले सोचने को मजबूर करता है, जिससे कोड नेचुरली मॉड्यूलर और टेस्ट करने लायक बनता है। आपको हर कदम पर भरोसा रहता है कि आपका कोड काम कर रहा है। बग्स बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं जब उन्हें ठीक करना सबसे आसान और सबसे सस्ता होता है। ये सिर्फ टेस्टिंग तकनीक नहीं, ये एक डिजाइन फिलॉसफी भी है। वाकई ये सोचने का नजरिया ही बदल देता है। सेफ्टी नेट वाली बात अच्छी लगी। तो हमने कई तकनीकें देखी, एक्स टेस्ट, अलग अलग टेस्ट टाइप, AAA, स्नैपशॉट टेस्टिंग, टेस्ट डबल्स, TDD। इन सबको मिलाकर एक अच्छी असरदार iOS टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए नोट्स में क्या मुख्य बातें कही गई हैं? ऐसा लगता है काफी कुछ है इसमें। हाँ, नोट्स में काफी पॉइंट्स हैं, पर अगर सार निकाले तो कुछ मुख्य स्तंभ दिखते हैं। पहला, अपने लक्ष्य तय करना कि टेस्टिंग से क्या हासिल करना है। दूसरा, टेस्टिंग पिरामिड को फॉलो करना, मतलब ज्यादा यूनिट टेस्ट, कम इंटीग्रेशन और सबसे कम UI to E टेस्ट्स। तीसरा, डिपेंडेंसीज को स्मार्टली मैनेज करना, टेस्ट डबल्स का सही इस्तेमाल करके। चौथा, CI/CD पाइपलाइन में टेस्टिंग को ऑटोमेट करना ताकि हर बदलाव पर तुरंत फीडबैक मिले। और पांचवा है कवरेज, अलग अलग डिवाइस, OS वर्जन, एज केस, इन सबको कवर करना। बिल्कुल सही। ये पांचों स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण हैं: लक्ष्य, पिरामिड, डबल्स, ऑटोमेशन और कवरेज। और इसमें एक और चीज जोड़ने लायक है जिसका नोट्स में भी जिक्र है। ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हाँ, मैनुअल और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की अपनी खास जगह है।
एक ऑटोमेटेड टेस्ट ये तो बता देगा कि बटन क्लिक हो रहा है या नहीं, पर ये नहीं बता पाएगा कि बटन सही जगह पर है या उसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। ऐप की यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस, इसे परखने के लिए इंसान का नजरिया अभी भी जरूरी है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग का सही मिक्सचर होती है। नोट्स में क्विक, निम्बल, ओसीमॉक जैसे थर्ड पार्टी टूल्स का भी जिक्र है, जो खासकर स्विफ्ट में बीडीडी स्टाइल टेस्ट या मॉक्स बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन के साथ साथ मानवीय जांच भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। आखिर में नोट्स में कंबाइन फ्रेमवर्क का भी हल्का सा जिक्र है। संक्षेप में बताएं, ये क्या है और टेस्टिंग से इसका क्या कनेक्शन है? कंबाइन iOS 13 में एप्पल का लाया हुआ रिएक्टिव प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है। ये एसिंक्रोनस यानी गैर तुल्यकालिक घटनाओं से डील करने का एक मॉडर्न तरीका है, जैसे नेटवर्क रिस्पॉन्स, टाइमर, यूआई इवेंट्स। ये कोड को अक्सर ज़्यादा पढ़ने लायक बनाता है, खासकर जब बहुत सारे एसिंक ऑपरेशन एक साथ चल रहे हों। टेस्टिंग के लिहाज से ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि एसिंक्रोनस कोड को टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। कंबाइन अपने कुछ ऑपरेटर्स और टेस्टिंग सपोर्ट के साथ इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने में मदद करता है। अच्छा, तो ये एसिंक्रोनस कोड की टेस्टिंग को थोड़ा सरल बनाता है। समझ गया। तो आज हमने iOS टेस्टिंग के कई अहम पहलुओं को समझा। XTT फ्रेमवर्क की नींव से लेकर यूनिट, इंटीग्रेशन, E2E टेस्ट्स के पिरामिड तक। हमने AAA पैटर्न से साफ टेस्ट लिखना सीखा, स्नैपशॉट टेस्टिंग से UI की स्थिरता जांची, टेस्टेबल से डिपेंडेंसीज को काबू में किया, TDD से डिज़ाइन फर्स्ट अप्रोच देखी और एक असरदार टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के ज़रूरी हिस्सों पर बात की। साथ ही कंबाइन का भी एक छोटा सा परिचय लिया। बिल्कुल। और अगर एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो ये है कि टेस्टिंग सिर्फ गलतियां पकड़ने का काम नहीं है। ये आत्मविश्वास पैदा करने का तरीका है डेवलपर्स के लिए कि वे बिना डरे बदलाव कर सके, और यूजर्स के लिए कि ऐप भरोसेमंद है। ये डिजाइन को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली साधन है, और अंत में ये एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की कमिटमेंट है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम फंक्शनल करेक्टनेस, परफॉर्मेंस, यूआई की पिक्सल परफेक्टनेस को टेस्ट करते हैं। ये सब जरूरी है, पर क्या हम कभी ये भी सोच सकते हैं कि ऐप इस्तेमाल करते हुए यूजर को खुशी, डिलाइट मिल रही है या नहीं? क्या इमोशनल रिस्पॉन्स या यूजर डिलाइट को भी किसी तरह टेस्ट किया जा सकता है? क्या टेस्टिंग की दुनिया उस दिशा में भी जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।